आखिर अंग्रेजों के मुसलमानों के समय में हम ही लोग जो थे शोषित थे, उसके बाद भी हम ही लोग शोषित हैं। क्यों? उस वर्ग को कुछ नहीं बिगड़ा, क्यों नहीं बिगड़ा? हमें मांगने से नहीं मिलेगा, हमें छीनना पड़ेगा। बिरसा मुंडा साहब की 25 साल की अवस्था में एक जेल के अंदर मृत्यु का हो जाना बहुत कुछ कहता है। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि हम शिक्षा के अभाव में वो उसको दुश्मन बना रहे थे जो हमारे लिए कानून बनाकर दे रहे थे, और हम उनसे साथ में लड़ रहे थे जो हमारे ही शोषक हजारों वर्ष से रहे थे। बहुसंख्यक समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। आज हमें भी उसी रास्ते पर चलकर हमें वो लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जो उनका कार्य रहा है उसको हम लोग पूरा करेंगे। आप लोग सब मिलकर साथ में दिल्ली के रामलीला मैदान में 6, 7, 8 दिसंबर का न्याय सम्मेलन रखा गया है, जिसमें आप लोग भी दूर दूर से वहां पहुंचे और अपना अधिकार हमें मांगने से नहीं मिलेगा, हमें छीनना पड़ेगा। हमारे बिरसा मुंडा जी उस जमाने में भी 25 साल के उम्र में संघर्ष किए, लेकिन हमें वो न्याय और हमारा हक नहीं मिला। आज उसे पूरा करने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, और हम सब एक होकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 6, 7, 8 दिसंबर को अपना हक के लिए वहां हम सब इकट्ठा होकर हम अपना हक छीनेंगे जब हमें मिलेगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। बहुत महत्वपूर्ण है कि जन नायक क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे आज मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरीके से हम आज अनुसूचित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एक दूसरे के महापुरुषों की जयंती और सम्मेलनों में शामिल हो रहे हैं, एक अच्छा संकेत है कि हम एक सशक्त समाज के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बिरसा मुंडा साहब की 25 साल की अवस्था में एक जेल के अंदर मृत्यु का हो जाना बहुत कुछ कहता है। जिस संकल्प के साथ उन्होंने अपने जल, जंगल और ज़मीन, हम भले ही आज उसे जल, जंगल और ज़मीन के नज़रिए से देखते हों, लेकिन असल में वो संसाधनों पे अपने अधिकार की लड़ाई थी। और शायद आज हमारा समाज भारत के संसाधनों पर अपने अधिकार की लड़ाई ही लड़ने की तैयारी कर रहा है। तो हमें बिल्कुल उसी परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को देखना चाहिए कि यहाँ जो लड़ाई है वो अधिकार की है, और अधिकार कभी भी मांगा नहीं जाता बल्कि उसे लिया जाता है। तो हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते रहें और अपने महापुरुषों के सम्मेलनों में, जन्म दिवस में एक दूसरे के साथ शामिल होते रहें। और जिस मूल्यों को लेकर के पैगाम जैसी संस्था चल रही हैं, बाकी और हमारी संस्थाएं चल रही हैं, उन मूल्यों के जब हम स्थापित कर देंगे समाज में, तो हमें नहीं लगता है कि हमारे समाज को न्याय नहीं मिल पाएगा। भेदभाव और को ख़त्म करने और न्याय हासिल करने का एक ही तरीका है हमारे पास कि हम लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों को अपना सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लें और अपनी कार्यशैली को उसी अनुरूप, उसी मार्ग पे लगा दें। हमें सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। कानून बनाया गया था, तो हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है कि हम लड़ाई किससे लड़ रहे थे या क्यों लड़ रहे थे। क्या वाकई 7,000 किलोमीटर दूर 7 समुंदर पार बैठे अंग्रेजों को क्या पता कि इस देश का कौन सा ट्राइब्स क्रिमिनल है? उसे कैसे पता चला? कौन था उसको ये बताने वाला कि ये लोग क्रिमिनल ट्राइब्स हैं? तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि हम शिक्षा के अभाव में वो उसको दुश्मन बना रहे थे जो हमारे लिए कानून बनाकर दे रहे थे, और हम उनसे साथ में लड़ रहे थे जो हमारे ही शोषक हजारों वर्ष से रहे थे। ये हमें समझना पड़ेगा। 1860 में जब इंडियन पेनल कोड आया, जब उसने सबको एक सजा की बात कर दी,
मनुस्मृति खत्म हो गया उस दिन, उसी दिन से इस देश के शोषक वर्ग ने एक चाल चला और उसको इंडियन पेनल से तो सब बराबर हो गए थे, फिर भी वो अपनी सुपरमेसी के लिए उसने ऐसे ऐसे कानून ईजाद करवाए अंग्रेजों से। उसी में एक क्रिमिनल ट्राइब्स आता है, क्योंकि वो क्रिमिनल जो आपको आईपीसी था उसके तहत तो सब आ जाता था, तो स्पेशलिटी कहाँ है उनके पास, तो वो स्पेशलिटी के लिए आपके लिए कुछ अलग कानून इसी तरह के बने हैं और वो आए हैं। आज भी वो कानून है, नाम बदल गया है। क्या नाम है उसका? हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट। तो आज भी आपके नाम हैं उसी में, लेकिन नाम बदल के आ गया है। ये 56 में किया गया, बहुत बोलने के बाद ही, तो आज़ादी के बाद भी इस तरह की बात हो रही है। तो ये चीज़ हमें समझने की जरूरत है कि उसी समय ये 75 में जन्म लेते हैं बिरसा मुंडा जी, उससे पहले जो है 71 में एक कानून इसी तरह का आता है और इन्हीं कानून के द्वारा इन लोगों को खत्म करने की कोशिश की गई थी। वो कौन था इसे कानून को बनवाने वाले, ये चीज़ समझ में अगर आना है तो आपको जानना पड़ेगा रामफल मंडल जी को, जो चंपारण में 1942 में उन्होंने इस देश के उस जिला के जो एसपी था और एडीएम था और जो इंस्पेक्टर था, ये झा था, कोई ठाकुर था और एक कोई तिवारी था, इन तीनों को काट दिए थे उन्होंने फलसा से। वो जान गए थे कि अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं, हमारे दुश्मन यही है जो बीच में बिचौलिया बना हुआ है ये। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हमारे जो लोग जैसे जैसे समझदार होते गए वो दुश्मन की पहचान किए। बाद में ज्योतिबा फूले जब आए तो वो अंग्रेजों से लड़ाई नहीं की, उन्होंने बात की और उनके बाद से ही हमें शूद्रों को पढ़ने का अधिकार मिला। उस समय जो मदरसे और गुरुकुल होते थे वो उनके लिए होते थे, हमारे लिए तो होते नहीं थे। तो हमें जो शिक्षा का दिया कि हमारे जब पुरुष पढ़ने लगे महापुरुष, तो उन्होंने अंग्रेजों से देखा ये है समझदार, इससे बात की जा सकती है और ये हमें दे सकते हैं, और उन्होंने कानून बनाया। आपको उसी समय जिला स्कूल जो सब जिला में बना था उन्हीं की देन है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने पहली शिक्षिका बनकर पहली लड़की की स्कूल खोले। तो ये अंग्रेज को समय तो हुआ था, उन्होंने तो दिया था आपको। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे बीच में जो ये देश में जो वर्षों से शोषक रहा है, वो चाहे मुस्लिम शासक के समय रहा हो या अंग्रेज के समय हो, उसको कोई क्षति नहीं होती। आखिर अंग्रेजों के मुसलमानों के समय में हम ही लोग जो थे शोषित थे, उसके बाद भी हम ही लोग शोषित हैं। क्यों? उस वर्ग को कुछ नहीं बिगड़ा, क्यों नहीं बिगड़ा? तो ये समझना पड़ेगा कि वो शोषक वर्ग जो है किस तरह से वो अपने ढाल को, जो भी ताकतवर होता है उसे अपना ढाल बना करके उसे राजा बनाता है और उसका मंत्री पद वो और प्रशासक का पद लेकर के वो अपना काम करता है। तो हमें इस बात के लिए समझना पड़ेगा कि हमारे लोग जो लड़ रहे थे, इससे पहले तिलका मांझी 1757 पलासी युद्ध के बाद ही उनका जो 1750 में उनका जन्म होता है, 1774 में उनका इस तरह से होता है, जब पलासी से अंग्रेज फैल रहे थे इधर पश्चिम की तरफ, तो उनसे सामना होता है संथाल परगना में। और मैं तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं वहाँ से 12th किया है, तो मुझे पता है इनके बारे में। तो उस तरह से वो चली है लड़ाई और इस तरह से यहाँ तक आई है। तो जैसे जैसे हमारे जो हजारों साल के शोषक थे, उन्होंने हर उस शक्तिशाली व्यक्ति को अपना शासक समझ करके उसके नवरत्न बना है और नवरत्न बन करके वो अपना काम निकाला है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि जो ये भी लड़ाई लड़ी हमारे पूर्वजों ने, तो शिक्षा के अभाव में उन्होंने गलत लोगों को दुश्मन टारगेट बनाया, जिसकी खामियाजा हम भुगते हैं। जैसे जैसे हमारे महापुरुष समझदार हुए, उसके बाद बाबा साहब आए, उन्होंने भी 3 बार राउंड टेबल में बात की, भाग लिए, और उसके बाद उन्होंने अछूतों के अधिकारों के लिए लड़ा, तो अब मिल गया वो। क्योंकि अंग्रेज इतने बुरे नहीं थे जितने आज के शासक बैठे हैं, वो इससे ज़्यादा समझदार थे। अगर उनसे बात रखी जाती थी तो वो मानवीय आदमी थे, अब मानवता के बल पर वो बात समझते थे इस बात को, और तभी हमें अछूतों को वो अधिकार 1932 में ही मिल गया था अछूतों को। तो अंग्रेज तो हमें शोषण तो नहीं कर रहा था, हमें तो कई कानून बना करके वो हमें आगे लाया है और हमको एम्पावर्ड किए हैं उन्होंने। और उसी का नतीजा है कि जो हमारे शोषक थे उनके खिलाफ ये आज़ादी का जंग छेड़ा, और हम आज़ाद तो उस दिन हुए जिस दिन संविधान लागू हुआ। बेशक वो लोग 47 को ही आज़ाद हो गए थे, शोषक वर्ग जो थे उनकी आज़ादी पहले मिल गई हो, बेशक वो संविधान दिवस को ठीक से नहीं मानते हैं या 26 जनवरी को, लेकिन हमारी तो आज़ादी 26 जनवरी ही है 1950। तो इन्हीं सब बातों के साथ
मैं अपनी बात रखता हूँ। और जो 6, 7, 8 को होना है वो कहीं और से नहीं होना है, अपने से होना है, अपने घर से शुरू होना है। अपने बच्चों को समझाइए कि हम आपके लड़ रहे हैं और ये हम लड़ रहे हैं तो उनको दिखना चाहिए कि हमारे पूर्वज कैसे लड़ रहे थे, हमारे पीढ़ी कैसे लड़ रही है और हमें कैसे लड़ना है। जब ये बात हम अपने आगे वाली पीढ़ी को नहीं देंगे तो वो क्या लड़ेगा कल आने वाले दिन में। तो ये सब कहते हुए मैं आज की बात को समाप्त करता हूँ और जय जोहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।